हॉट टॉपिक है कर्नाटक का चुनाव। सभी के जहन में चल रहा है कि कर्नाटक में क्या होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो ज़मीनी हकीकत देखने को मिल रही है, बीजेपी की चुनौतियां बढ़ी हुई हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, लेकिन साथ ही साथ में बीजेपी ने यहाँ पर पूरी ताकत भी झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, आपको याद होगा अमित शाह जी ने मुसलमानों का आरक्षण या अल्पसंख्यकों के आरक्षण को लिंगायत और वोकालिंगा में जिस तरह से बांटा, उसको एक बड़ा दांव माना गया था। कर्नाटक में क्या स्थितियां हैं, राहुल का मसला कर्नाटक पर कितना भारी पड़ेगा, क्या कांग्रेस को कोई फ़ायदा दिलाएगा, जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं। इन पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बाबू आपसे जानना चाहूँगा कि कर्नाटक की स्थितियों में क्या एक लाइन में ये कहना सही होगा कि बीजेपी की चुनौतियाँ बढ़ी हुई हैं? यदि हाँ, तो कौन कौन सी चुनौतियाँ आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा फैक्टर है। उसके बाद बीजेपी ये बहुत पुराना एक राज्य था जहाँ भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ काम कर रहा था। खुशाबू ठाकरे जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने और जिनके नेतृत्व में पहली बार अध्यक्ष होते हुए सरकार बनी केंद्र में, उनको कर्नाटक केसरी बोला जाता था। इतना कर्नाटक में उन्होंने काम किया था। उसके बाद जो लिंगायत कम्युनिटी है पूर्ण रूप से संघ और बीजेपी के साथ हो गई और एक नया नेतृत्व उभरा जिसका नाम येदुरप्पा था। येदुरप्पा को, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में आने के बाद सारे जो क्षेत्र थे रीजनल, उनको खच्चीकरण किया और एक नए लोगों की एक फौज तैयार की। उसमें कर्नाटक में एक एक्सपेरिमेंट गड़बड़ा गया। येदुरप्पा पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इन्होंने येदुरप्पा पे एक्शन लेने का प्रयास किया, वो अलग पार्टी बनाई, बीजेपी को 40 पे ले आए। उनको एक रियलाइज़ हो गया कि येदुरप्पा के सिवा कुछ नहीं। फिर येदुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस ने एक दांव खेल के जेडीएस के साथ सरकार बनाई। फिर सरकार तोड़फोड़ करके येदुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया। फिर मोदी जी को लगा कि जिस हिसाब से बाकी राज्यों में वो चुनाव जीत रहे, अब इस क्षेत्र की ज़रूरत नहीं, फिर इसको घर भेज दिया और बोम्मई को ले आए। बोम्मई सबसे नाकारा और नॉन परफॉर्मिंग मुख्यमंत्री साबित हुए। उनके अंडर भ्रष्टाचार इतना पनपा कि एक 40% का टैग लग गया इस सरकार पे। और हाँ, और जब मुख्यमंत्री दमदार ना हो तो नीचे सारा लूज हो जाता है बैंडिंग। वो तो हर कैबिनेट मंत्री वसूली करने लगा, हर डिपार्टमेंट में, चाहे एजुकेशन हो, हर जगह। तो जहाँ आम आदमी जुड़ा हुआ रहता है, देखिए भ्रष्टाचार तो हर राज्य में होता है। माइनिंग का भ्रष्टाचार कर्नाटक में ज़बरदस्त है, फॉरेस्ट का भ्रष्टाचार कर्नाटक में ज़बरदस्त है, लेकिन वो मंत्री बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार करते थे। लेकिन जब तहसीलदार और पटवारी लेवल तक भ्रष्टाचार आ जाता है तो आम आदमी को कहीं ना कहीं वो टैग लगता है। दूसरी बात, कर्नाटक में कुछ चिकमंगलूर, शिवमोगा ऐसे 3-4 जिले हैं जहाँ हिंदू मुसलमान बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन ये हिंदू मुसलमान पूरे कर्नाटक में जब आप फैन आउट करने का प्रयास करते हैं तो वो बैकफायर होता है। यही कारण है कि बोम्मई को बीच में बोलना भी पड़ा कि ज़्यादा उग्र हिंदुत्व जो बात करते हैं कि फिर मुझे एक्शन लेनी पड़ी, क्योंकि हिंदुओं के मेले में मुसलमानों को दुकानें नहीं दी जाएगी, उनके दुकानों से कुछ खरीद नहीं पाएगा ये। और इसकी परिणति उन्होंने एक देख ली कि ज़्यादा हार्डकोर हिंदुत्व करने से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास अपने हाथ से निकल जाएगा। तो उन्होंने जो हिजाब का जो सेनापति था, हिजाब मूवमेंट का, उसका टिकट काट दिया। एक कोई कहीं तो भी ईश्वरप्पा को लिखवाया कि भाई मैं 40% का टैग उसी की वजह से लगा था, उसको कर दिया। दूसरी बात, कोस्टल कर्नाटका जो है, जो खासकर महाराष्ट्र से और समुद्र से लगा हुआ है, वहाँ पे बीजेपी का गढ़ था। उस गढ़ में थोड़ी सी ढिलावट आ गई है और उनको लगा एक गढ़ खिसक रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 6 महीने से लगातार कोस्टल कर्नाटक में कर रहे हैं। कांग्रेस का यदि आप देखो वजूद, तो जो ऊपर कल्याण कर्नाटका है, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना का लगा हुआ है, वो बेल्ट, और फिर नीचे तमिलनाडु कर्नाटका जो आता है, जो मैसूर के बाद बेंगलोर से लग के नीचे के जो जिले हैं, वहाँ कांग्रेस का गढ़ है जिसके भरोसे कांग्रेस आती है। ओल्ड मैसूर जो जिला है, जैसा मांड्या हो गया, हसन हो गया, तुमकुर हो गया, इन जिलों में, रूरल कर्नाटका बेंगलोर हो गया, इन जिलों में जेडीएस का वजूद है। जेडीएस ऐसी एक पार्टी है जो वोकालिंगा के साथ है। वोकालिंगा का परसेंटेज कम है, लेकिन कुछ एरिया में वो डेंस है, इसलिए वो सीटें वो निकाली लाते हैं। तो 20 से 22 सीटें किसी भी मरी हुई हालत में ये जेडीएस निकाल के लाएगा। यदि 20-22 सीटें वो ले आती है तो फिर वो 22 सीटें तय करती है सरकार कौन बनाएगा, और यही खेल पिछले कई सालों से कर्नाटक में है। प्रेम कुमार जी, दो बड़े फैक्टर हैं। एक तो लिंगायत वोकालिंगा, ये किसके साथ में जाते हैं और इनको रिझाने के लिए बीजेपी ने तमाम प्रयास किए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जेडीएस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह कांग्रेस को डैमेज किया कर्नाटक में, बहुत मुमकिन है कि, हालांकि वो सहयोगी भी रह चुके हैं, लेकिन जेडीएस की सीटें कितनी आती हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। क्या आपको लगता है कि बहुत अच्छे मौके दिखते हुए भी कांग्रेस के लिए चुनौतियाँ बहुत हैं? देखिए, जो कर्नाटक का परिदृश्य है उसमें हम ये जेडीएस को कांस्टेंट फैक्टर मान लेते हैं मोटे तौर पर, जो लगातार रहा है।
तो जो सरकार में बदलाव आएगा बीजेपी और कांग्रेस के आपस के परफॉर्मेंस से, कि बीजेपी चूंकि अपने दम पर आज तक सरकार नहीं ले पाई, जो भी सरकार बनी है तो ऑपरेशन लोटस के भरोसे बनी है या फिर जेडीएस फैक्टर के कारण बनी है। जेडीएस सबसे बड़ा दल तो बनी थी बीजेपी, सबसे ज्यादा सीटें लाई थी, बेशक पूर्ण बहुमत नहीं था। हाँ, वही मैं बहुमत की बात कर रहा हूँ कि अपने दम पर बहुमत लेकर के बीजेपी कभी आई नहीं है आज तक। तो कर्नाटक में इस बार के चुनाव में ऐसा कौन सा एड ऑन फैक्टर हो जा रहा है जिससे कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत लाएगी, ये हमें दिखता नहीं है, कि बल्कि कुछ नकारात्मक फैक्टर्स पैदा हुए हैं जिससे उनका परफॉर्मेंस नीचे की ओर जा रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। अब उस फैक्टर में हम जैसे भ्रष्टाचार बोलते हैं, तो भ्रष्टाचार में बहुत सारे लोग बोलते हैं कर्नाटक का तो भ्रष्टाचार कैरेक्टर रहा है लंबे समय से, तो ये फैक्ट नहीं असर करेगा। भाव सही कह रहे थे कि भ्रष्टाचार को भी दो तरीकों से हम बांट, ये पे सीएम वाला जो कैंपेन चला है, ये आपको लगता है दमदार है, ये चल जाएगा? इसी को थोड़ा सा स्पष्ट कर रहे हैं कि दो तरीके से हम भ्रष्टाचार को देखें। एक भ्रष्टाचार मान लीजिए खनन में हो रहा है, किसी चीज में हो रहा है, उसमें आम जनता उसको तकलीफ नहीं हो रही है सीधे, लेकिन एक भ्रष्टाचार है जो कटमनी लिया जा रहा है, उसमें सीधे जनता प्रभावित हो रही है। तो ये जो कटमनी वाला, अगर एक समुदाय से, धार्मिक समुदाय से, हिंदू समुदाय से आवाज उठती है कि हमसे 40% या 30% कमीशन मांगा जा रहा है, नहीं, ये तो कांग्रेस का नैरेटिव है, लेकिन कांग्रेस के आरोप हैं, ये जमीन पर कैसे दिखता है? ये आरोप कांग्रेस के नहीं है, एक मठ के आरोप में बता रहा हूँ। एक मठ की ओर से कहा गया कि हमसे काम के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। अब मठ हिंदू मठ है, तो इसके बावजूद यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि नेतृत्व का स्थानीय इकाइयों पर पकड़ नहीं है राजस्थान या दूसरे संदर्भों में, मामलों में, यहाँ पर कर्नाटक में बीजेपी का नेतृत्व असफल दिख रहा है अपने स्टेट लीडरशिप को कंट्रोल करने में, कि करप्शन के आरोप खुले तौर पर हैं लेकिन एक्शन नहीं हो पाया रहा। ये स्थिति है। तो ये चीज़ें नुकसान कर रही हैं, एक बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि नुकसान कर रही है वो है भीतरघात। भीतरघात क्यों हो? ऐसे ही तो अचानक से भीतरघात और ग्रुपिज्म नहीं होता है। ग्रुपिज्म भी इसलिए हो रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप जो कवायद कर रही है कि स्टेट में हम अपनी पकड़ को मजबूत करें, तो इसके लिए जो शिफ्टिंग हो रही है इक्वेशंस बनाने को लेकर के, कि लिंगायत के अलावा भी कुछ हम अपने पकड़ को मजबूत बनाएं ताकि अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति लाई जा सके, क्योंकि बड़ा समर्थक वर्ग लिंगायत के रूप में बीजेपी का रहा। कुछ और फैक्टर हैं भाऊ, वो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा बताएं। आपको क्या लगता है? मैंने हालांकि एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाई कि अमूल और नंदिनी ये दूध हैं, आप जानते हैं अमूल एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है, जैसे पारस होता है यूपी में, सांची होता है मध्य प्रदेश में, से नंदिनी जो है वो कर्नाटक का लोकल ब्रांड है। तो यहाँ पर एक आरोप लग रहा है कि भाई नंदिनी को जो है वो डिस्करेज किया जा रहा है, अमूल को प्रमोट किया जा रहा है। और अमूल गुजरात का, हालांकि पूरे देश में चलता है लेकिन गुजरात का बड़ा ब्रांड है। आपको लगता है ये कोई मुद्दा है, ये जनता को है? उसका मुद्दा देखिए नैरेटिव बनाने की बात है। वैसा देखा जाए तो अमूल का दूध महंगा है, नंदिनी का सस्ता है, तो वैसा अमूल स्टैंड नहीं करता। लेकिन नरेशन ये बनाया जा रहा है कि आने वाले समय में अमूल जो टेक ओवर करेगा कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को, और यदि अमूल टेक ओवर करेगा तो फिर ये गुजरात टेक ओवर करेगा। वहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत बड़ा है। अमूल के बाद नंदिनी जो ब्रांड है वो देश में नंबर 2 पोजीशन पे आता है मिल्क प्रोक्योरमेंट में। 1900 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, 7 राज्यों में भी वो बिकता है। तो उन्होंने नरेशन ने बताया कि ये आ रहे हैं साथ में, क्योंकि उन्होंने एक, अमित शाह ने एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया, कहा कि ये दोनों साथ साथ आना चाहिए, अमूल भी आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब हमारे यहाँ नंदिनी है तो अमूल को क्यों ला रहे हैं, इसका मतलब आगे पीछे टेक ओवर कर रहे हैं। तो ये जो टेक ओवर वाली बात है ये लोगों को समझ में आ रही है। जो मैंने मिर्च की बात बताई, मिर्च ये कोई भाई अभी रूल है कि महाराष्ट्र की मिर्च, कोल्हापुर की मिर्च यहाँ नहीं बिकी, और यहाँ की दिल्ली में कौन सी अपनी मिर्च है? कोई राजस्थान से आती है, कोई यूपी से आती है, वो मिर्च यहाँ। वहाँ पे क्या हो गया, जो सबसे बड़ा एशिया का मिर्च का बाजार था, उनकी जो वैरायटी है कुट्टी लोकल, उस वैरायटी को अब कोल्ड स्टोरेज भी नहीं मिल रहे। किसान सारे कोल्ड स्टोरेज पुष्पा ने भर लिए है। पुष्पा गुजरात की मिर्च है, उनको अच्छा रेट मिल गया कर्नाटक में, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। तो गुजरात के व्यापारियों ने वहाँ दिखा, वहाँ पे मंडी एक्ट ऐसा नहीं है कि जो बाहर का प्रोड्यूस नहीं बिक सकता। इस चक्कर में अभी तक 20,000 क्विंटल मिर्च उस मार्केट से बिक चुकी है। तो लोकल लोगों को ये नरेशन, देखो राजनीति लोग नरेशन बनाते हैं ना, किसी एक ने जिसका कोई नॉन मतलब अब अभी तक तो बीजेपी लीड कर रही थी नरेशन बनाने में, क्या कांग्रेस आपको लगता है कि? बिल्कुल 40% का टैग इतना ज़बरदस्त लग गया है। मतलब गांव-गांव जाओ तो वो बोला सर 40% तो है ही यहाँ पे PSM वाला। दूसरी बात है, हिंदू मुसलमान हर जगह करते हैं आप, कुछ जगह पे हिंदू मुसलमान नहीं चलता,
कुछ जगह पे नहीं चलता, वहाँ पे भी हिंदू मुसलमान होता है तो वो इरिटेट होते हैं, वो इरिटेशन आपको दिखेगा। तीसरी बात जो है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ने डिलीवरी क्या किया, काम क्या किया। अब आप बोलते हैं कि हमने मेट्रो दिए, ये दी वो दी, मेट्रो से वहाँ पेट नहीं भरने वाला। उनकी पानी की समस्या है, वो वैसी की वैसी पड़ी हुई है। किसानों की समस्या पूरे देश में वैसी की वैसी है। बेरोजगारी वहाँ पे भी भयानक है। ये तमाम चीज़ें वहाँ मार खा रही है। तीसरी बात जो वहाँ पे जो सबसे पहले आई है कि ये जो सरकार खरीद फोक करके बनी है, इसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट लगातार है। बीजेपी और लगातार आप सत्ता में रहने के बाद, बीजेपी केंद्र में सत्ता, इधर सत्ता, तो आप करते क्या हो, आप थोड़े से लेजी बन जाते हो। हमारी तो सरकार आने वाली है, हमको तो कोई कंपटीशन नहीं है। और कांग्रेस जो पहले लेजी हुआ करती थी, अब वो इतने साल विपक्ष में रहने, हाथ की सत्ता जाने के बाद वो एक्टिव हुए। और पहली बार कांग्रेस की अंदरूनी झगड़े वहाँ पे, उनको मालूम है अंदरूनी झगड़े करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तो पहली बार कांग्रेस वहाँ एक होते हुए लड़ाई दे रही है। केंद्रीय नेतृत्व ने, खड़गे वहाँ से आते हैं, खड़गे दलित भी है, वहाँ दलितों के लिए जो वोट, एक रिजर्वेशन का परसेंटेज था, उसको उन्होंने दलितों में बंटवारा किया। एक दलित लेफ्ट, एक दलित टचेबल, एक दलित अनटचेबल, एक दलित सेंट्रल। इसमें वहाँ के दलित बहुत उत्तेजित हो गए हैं। 20% दलित है, वहाँ करीब करीब 13 से 14% मुसलमान हैं। मुसलमानों को तो आपने पहले ही घोषित ही कर दिया कि हमारे साथ नहीं है। ये वोट बैंक यदि शिफ्ट होता है कांग्रेस की तरफ, क्योंकि वहाँ तीसरा कोई और प्लेयर नहीं है। जेडीएस क्षेत्रों में है, उन जेडीएस की जहाँ सीटें हैं वहाँ है। जेडीएस की कुछ सीटें आपको कोस्टल में भी मिलेगी। वो है सीटें जहाँ पे ट्रायंगुलर झगड़े हो गए, और उसमें जेडीएस ने, कोई एक उम्मीदवार आता है विद्रोही, वो जेडीएस का टिकट लेके खड़ा हो गया, वो जीत गया क्योंकि उसको टिकट नहीं मिला था। तो कई बीजेपी के लोग जेडीएस का टिकट भी लेके खड़े हो जाएंगे तो आश्चर्य नहीं होगा। तीसरी बात जो मुझे थोड़ा सा कांग्रेस के लिए थोड़ा सा आशंकित मैं हूँ, क्योंकि कल्याण कर्नाटका जो तेलंगाना से लग के है, वहाँ केसीआर ने घोषणा की है कि उस एरिया में वो उम्मीदवारों को उतारेगा। यदि तेलुगु स्पीकिंग एरिया में केसीआर की अपनी पार्टी उतारता है तो वो पार्टी डैमेज कांग्रेस को करेगी, क्योंकि वो कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन हाँ, बीजेपी के लिए भी एक तकलीफ वाली बात है कि जो रेड्डी ब्रदर्स है, जो रेड्डी ब्रदर्स की कम से कम 4 जिले हैं जहाँ रेड्डी ब्रदर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। आते 2 भाई जीत के हैं, लेकिन कम से कम 8 से 12 ऐसे विधायक हैं जो रेड्डी ब्रदर्स के फाइनेंस पे वहाँ चुनाव लड़ते हैं। रेड्डी ब्रदर्स ने अपनी पार्टी फ्लोट की है, वो बीजेपी को वहाँ डैमेज करेंगे, तो डैमेज दोनों तरफ से बराबरी का है। अब सवाल ये है कि जनता क्या चाहती है। अभी एडवांटेज एट दिस प्रेजेंट, एडवांटेज कांग्रेस को दिखता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि येदुरप्पा को एंड टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया, और 80 साल के हैं येदुरप्पा, इसके बावजूद ये कहा गया कि और इससे पूरा जो लिंगायत और वोकालिंगा की जो लड़ाई है वो प्रभावित होगी। येदुरप्पा लोकप्रिय भी रहे हैं, हमने देखा था जब येदुरप्पा मंच पर आते हैं, बीजेपी के हालांकि कार्यकर्ता होते हैं, उनमें एक उत्साह देखने को मिलता है। ये बड़ा दांव कितना चल सकता है बीजेपी का, येदुरप्पा को अचानक से लेकर आना। बेशक उन्होंने सीएम को चेंज नहीं किया है, बसवराज बोम्मई पर जो भी आरोप लगते रहे या उनकी इमेज जो भी रही है, क्या आपको लगता है कि ये कहीं भी येदुरप्पा वाला फैक्टर जो है वो बीजेपी का डैमेज कंट्रोल कर सकता है? देखिए, कोशिश तो तिवारी जी इसी रूप में हुई है कि डैमेज कंट्रोल किया जाए, और लेकिन जिस तरीके से जगदीश शेट्टार भी अगर बगावती हो रहे हैं तो मैसेज लिंगायत समुदाय में तो जा रहा है ना कि एक को स्टंट किया जा रहा है, दूसरे को भी टिकट नहीं दिया जा रहा है, यानी पार्टी अपनी जो है इक्वेशंस को शिफ्ट कर रही है जो कि प्रो लिंगायत नहीं है, ये मैसेज जा रहा है। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि उस तरीके से भरपाई हो पाएगी, डैमेज कंट्रोल हो पाएगा। आप थोड़ी देर पहले जो वो दूध वाली लड़ाई की बात कर रहे थे, मैं उस पर थोड़ी बात अपनी रखना चाहता हूँ कि ये दूध की लड़ाई नहीं है, ये प्राइड ऑफ कर्नाटका और प्राइड ऑफ जैसे गुजरात बोला जाता है उस तरह की लड़ाई बन चुकी है। और चूंकि अस्मिता का सवाल हो गया, और चूंकि ये फ्लोट किया था इस विचार को अमित शाह जी ने और गृह मंत्री के रूप में किया था, तो अब वहाँ जो नंदिनी ब्रांड है, नंदिनी ब्रांड के लिए ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने नंदिनी ब्रांड को बनाया है, वहाँ की जो भी सरकारें आई हैं सबने किसानों को मदद की है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सब्सिडीज दिए हैं। और आप देखेंगे फर्क दोनों दूध के बीच में 10 रुपए से 12 रुपए का फर्क है प्रति लीटर। तो ये जो फर्क है इस पर तो गुजरात का अमूल ब्रांड वहाँ बेच भी नहीं सकता दूध, इसलिए नहीं बेच पा रहा है, क्योंकि उतना दाम कम करके बेचना उसके लिए
लिए मुश्किल है। तो फिर भी एक कोऑपरेशन का और आगे कैसे वो फील्ड में कब्जा करे, इसको लेकर के अगर गुजरात का ये अमूल वहाँ जाता है तो लगता है कि कर्नाटक के लोगों को, वहाँ के किसानों को लगता है कि इतना बड़ा जो बिल्डअप हमने बनाया है दशकों से, जो जिसमें सस्ते दूध लोगों को मिल रहे हैं और राज्यों के मुकाबले, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये अस्मिता से भी जुड़ा हुआ है, बाजार से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्रश्न छोटा नहीं रह गया है, ये बात हम कहते हैं। विदेशी कंपनियां और कई सारी, हमने एयरबस से लेके महाराष्ट्र के जो प्रोजेक्ट गुजरात में शिफ्ट हो गए थे, तब भी हमने देखा था कि कितना बड़ा ये विवाद हुआ था। आपको लगता है कि जनता इससे कनेक्ट करती है? जनता को लगता है कि बिल्कुल करती है। उसका महाराष्ट्र का यदि उदाहरण आपने दिया, तो महाराष्ट्र में ये आम बात हो रही है। आप किसी को जाओ, किसी को पता नहीं कि ये एक्चुअली सेमीकंडक्टर क्या है, लेकिन जनता क्या बात करती है कि छत्रपति शिवाजी ने महाराष्ट्र राज्य बढ़ाने के लिए 2 बार सूरत लूटी थी। औरंगजेब का बदला नरेंद्र मोदी ले रहे हैं महाराष्ट्र से ये लूट के। और ये गए हैं 2 प्रोजेक्ट। ये 2 प्रोजेक्ट जाने के मायने जब आप जनता को समझाते हैं तो जनता की आंखें खुल जाती हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ ये एम्प्लॉयमेंट लेके नहीं आ रही थी। 1 लाख एम्प्लॉयमेंट भी आप सोचो तो 1 लाख महाराष्ट्र जैसे राज्य में चलो कोई मायना नहीं रखती। आप सवाल देखिए आगे उसका जीएसटी कितना होता, क्योंकि जो चीज़ें सेमीकंडक्टर की जो डिमांड है उसके बाद वो निरंतर चीज़ें बिकती और उसका जीएसटी गुजरात को मिल रहा है। जो जीएसटी में 5वें नंबर पे कलेक्शन पे और आज महाराष्ट्र 1 नंबर पे है, हो सकता है कल जीएसटी उस पे आएगा। ये अब आपका जीएसटी कलेक्शन बढ़ता है तो आपका शेयर बढ़ता है, आपका शेयर बढ़ता है तो आपके पास पैसा होता है, तो ये महाराष्ट्र के विकास के साथ जुड़ा जा रहा है। ऐसी कई चीज़ें इसमें भी कर्नाटक में भी हुई है। एक फाइनल आपसे सवाल, कितनी सीटें ला रही है कांग्रेस? देखिए या बीजेपी? जी, मुझे ये साफ लगता है कि जो बीजेपी के खिलाफ ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, भ्रष्टाचार का मामला है, अंदरूनी घमासान है, और चूंकि बीजेपी ने अपने दम पर कभी बहुमत हासिल नहीं किया है और ये सबसे प्रतिकूल स्थिति में है, और इवन दूध वाली जो चर्चा हो रही थी उसमें भी खुद बीजेपी के लोग भी गुजरात प्राइड के समांतर अपने कर्नाटक प्राइड को महत्व दे रहे हैं, तो ये फ्रिक्शंस और गहरा हो रहा है। तमाम चीज़ों का आकलन करने के बाद मुझे लगता है कि 50 का फिगर जो है बीजेपी के लिए बहुत होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब जनता एक तरफा फैसला इन दिनों दे रही है, हर जगह दे रही है, और वहाँ पर चूँकि एक बीजेपी के खिलाफ में एक वातावरण बना है, क्योंकि आपको सांप्रदायिक राजनीति भी रही है और उसके खिलाफ भी जनता में एक गुस्सा है। अल्पमत सरकार को किस तरीके से सरकार बनाया गया और अपने एक सरकार को गिराया गया, और विधायकों ऑपरेशन लोटस चला था, वो उस चीज़ का भी इम्पैक्ट होगा। आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? 50 सीटों पर बीजेपी सिमट रही है। मैं 50 से 70 तक जाऊँगा, थोड़ा मैं ज़्यादा दे दूंगा, क्योंकि बता रहे हैं नहीं, मैं 70 तक मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि देखिए जब येदियुरप्पा नहीं थे तो 40 पे आ गई थी। अब येदियुरप्पा है, लेकिन क्या येदियुरप्पा को ये गारंटी है कि चुनाव यदि जीतते हैं तो वापस उनका देश निकाला नहीं हो जाएगा, या उनके बेटे को सिर्फ एमएलए रखा जाएगा? ये बीजेपी ने कई बार किया है, गारंटी किसी की नहीं है। क्या बीजेपी ने अभी अनाउंस कर दिया कि येदियुरप्पा का बेटा ही मुख्यमंत्री होगा? क्या बीजेपी अनाउंस कर रही है? बीजेपी ने कल फिर बोम्मई को मुख्यमंत्री बना दिया, येदियुरप्पा क्या करेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी पिछला जो रिकॉर्ड है उससे 20-22 सीटें कम हो जाएगी, बिल्कुल होगी। तो कुल मिलाकर कर्नाटक में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का यही मानना है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट जा रहे हैं। इन सब के बीच में एंटी इनकम्बेंसी, पिछली बार पूर्ण बहुमत नहीं आना जैसी बहुत महत्वपूर्ण बातें। अब देखना होगा राहुल गांधी का मुद्दा कितना चलता है, राहुल गांधी की सांसदी जाना, घर जाना, या जिस उस पर सिंपैथी गेन करने की कोशिश जो कांग्रेस कर रही है वो कितना चलता है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की चुनौतियां बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर अपनी बातों को रखें और बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या कर्नाटक में बीजेपी की चुनौतियां बढ़ रही हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।